दोस्तों, इंडिया की 75 साल की हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिन्होंने देश को बनाया भी और देश को हिला भी दिया। अब ऐसे ही एक मूवमेंट है नक्सलिज्म मूवमेंट या माओइस्ट मूवमेंट, जिसने लगभग 50 साल तक इंडिया को परेशान करके रखा। ये लोग एक टाइम पर इतने पावरफुल थे कि पूरे इंडिया का 30% एरिया जो है इनके इन्फ्लुएंस में था। इसके साथ साथ ये लोग दिन दहाड़े डीएम्स को किडनैप कर लेते, मतलब डीएम समझ रहे हो, पूरे के पूरे जो डिस्ट्रिक्ट को चलाता है उसको ही किडनैप कर लेते थे। एक बार तो इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक जो आंध्र प्रदेश के सिटिंग सीएम थे एन चंद्रबाबू नायडू, वो तिरुपति जा रहे थे दर्शन के लिए। अब तिरुपति के रास्ते में जब वो तिरुपति पहुंचे तो वो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जो चंद्रबाबू नायडू की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो हवा में उड़कर रोड के साइड में जाकर गिरी। उनको हालांकि थोड़ी सी इंजरीज आई लेकिन उनकी जान बच गई। अब ये लेवल था इनके खौफ का, इनके डर का। इनका खौफ इतना ज्यादा था कि इनके एरिया से जो एमपी और एमएलए चुनकर आता था वो अपने रिश्तेदारों के घर पर रहता था, वो उस एरिया में रहता ही नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर हम इस एरिया में रहे तो ये लोग हमें कभी ना कभी मार देंगे। तो इस तरह का खौफ चलता था इन लोगों का, नक्सलाइट्स का या माओइस्ट का। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि ये मूवमेंट जो है अपने डिक्लाइन पर है। इसके जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कैडर्स भी जो है पूरे के पूरे आर्म्स को सरेंडर कर रहे हैं सरकार के सामने जाकर। अब बोल रहे हैं कि हम जो है वॉयलेंस के रास्ते पर नहीं जाना चाहते। तो आज इस वीडियो के तो समझेंगे कि नक्सलिज्म आखिर है क्या, ये जो नक्सल वर्ड है ये आया कहाँ से, इसके साथ साथ ये इतने पॉपुलर कैसे हुए, इनकी आइडियोलॉजी क्या है और आज की डेट में ये डिक्लाइन में क्यों है या खत्म क्यों होते जा रहे हैं। सबसे पहले नक्सल वर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, लेट 1960s में क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल में एक गाँव है नक्सलबरी नाम का। अब जैसे पूरे के पूरे इंडिया में जो पीजेंट्स का हाल था, किसानों का हाल था, वैसे ही कुछ नक्सलबरी में भी होता था। वहाँ जो जमींदार होते थे वो जैसे जो शेयर क्रॉपर होते थे, जो जमींदार होते थे, ये क्या करते थे कि अपने लैंड पर खेती नहीं करते थे। ये जो है जो लैंडलेस पीजेंट होते थे उनको ये लैंड देते थे और ये कहते थे कि भाई तुम इस पर खेती करो और आधा हिस्सा हमारा और आधा हिस्सा तुम्हारा। अब आज की डेट में आप देखो ये जो टेनेंट होते हैं, जो जमींदारों का लैंड लेकर जो खेती करते हैं, वो लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो जमींदारों को देते हैं और बाकी अपने पास रखते हैं। अब उस टाइम पर जो थे ये 50% जो इसमें से उपज होती थी उसको जमींदार अपने पास रखते थे। मतलब आज की डेट में देखो 1/3 होने पर भी किसानों का बुरा हाल है और उस टाइम पर 50% जो था जमींदार रख लेता था। तो सोचो इनका कितना बुरा हाल होता होगा। और इसके साथ साथ अगर इन्होंने गलती से लोन ले लिया या तो बीज लेने के लिए या खाद लेने के लिए तो इनका और भी बुरा हाल होता था, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट होता था वो 120% एवरेज होता था। एक इंसिडेंट है, हुआ क्या था कि एक जर्नलिस्ट जो है आंध्र प्रदेश के गांव में पहुंचा। वहां पर कुछ इमली के किसान थे, उन्होंने ओनली 280 रुपए जो है उधार लिए थे अपने इमली के खेत को लगाने के लिए। अब जब वो बंदा था जो जमींदार था उसने जो है इनसे इमली खरीदनी स्टार्ट करी, खरीदनी नहीं मतलब इमली बटोरना स्टार्ट किया इंटरेस्ट के रूप में। जब वो जर्नलिस्ट वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि 1600 रुपए की इमली जो है वो जमींदार ऑलरेडी ले चुका है और आगे भी और वसूली करना चाहता था। वो जर्नलिस्ट आगे इस वजह से वो वहां पर रुक गया। तो समझ रहे हो आप, मतलब 280 की जगह 1600 रुपए जो है उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, मतलब 600% का ब्याज। आज की डेट में जो किसान है उनको 4 से 5% का ब्याज देना पड़ता है किसान क्रेडिट कार्ड पे, और अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं तो ज्यादा 10% या 15% का ब्याज देना पड़ता है। अब ये लोग जो है 600% ब्याज दे रहे थे, मतलब कि एक जगह आप 10% एवरेज मान लो, दूसरी जगह 600% का ब्याज मान लो। और आज की डेट में किसानों का क्या हाल है, कोई वो अच्छी जिंदगी तो जी नहीं रहे, और उस टाइम के किसानों का क्या हाल होता होगा तो आप समझ सकते हैं। ऊपर से अगर कोई किसान जो है थोड़ा सा भी कुछ बोलता था तो उसको जो है इसके जमींदारों के लठेर जो है पीट कर चुप करा रहे थे। मतलब कि जो सारी एट्रोसिटी की जो इंतहा है वो पार कर रखी थी। अब वही होता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के पीजेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने जमींदारों से उनकी जमीन ले ली। उनको जो शेयर देना होता, जो 50% शेयर देना होता था वो देना बंद कर दिया और उसके साथ ये बोल दिया कि अब से ये गाँव में आपकी कोई जमीन नहीं है, ये सारी जमीन हमारी है। अब जमींदार क्या करेगा, जमींदार गया पुलिस के पास, क्योंकि अक्सर जो है जमींदारों के इन्फ्लुएंस में पुलिस रहती है क्योंकि वो पैसों वालों के इन्फ्लुएंस में काम करते थे। तो पुलिस ने उस गाँव में जाकर जो है गोली चला दी। अब फायरिंग में क्या हुआ कि 2 से 3 लोग जो थे, इनके जो पीजेंट्स थे वो मर गए। अब इसकी वजह से ये जो आर्म्ड रेबेलियन था ये और ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से जो है ये नक्सलबरी मूवमेंट जो है बहुत बड़ी बन गई। अब लेकिन एक बात समझने की है, ये कोई पहली बार नहीं था जो पीजेंट थे वो जमींदारों के अगेंस्ट वो विद्रोह कर रहे थे। ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है, जैसे 1946 में तेलंगाना में भी हुआ था। वहां पर भी पीजेंट्स ने जो था जमींदारों के अगेंस्ट विद्रोह किया था।
तो ऐसा नक्सलबरी जो टाउन था, इसकी मूवमेंट में ऐसा क्या स्पेशल था कि आगे जाके नक्सलाइट मूवमेंट बन गई। ये नक्सलबरी टाउन से ही जो है नक्सल वर्ड है। तो ऐसा क्या स्पेशल था इस मूवमेंट में? देखो इसमें स्पेशल क्या था कि इस बार जो था ये नक्सलबरी मूवमेंट के साथ एक पार्टी यानी कि सीपीआई जुड़ गई थी। देखो सीपीआई जो है, अगर अलग से हम समझें तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के अंदर 1925 के अंदर बनी थी। अब ये चलते हैं कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पे। अगर ब्रीफली समझे तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी जो थी वो कार्ल मार्क्स नाम के एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस जो वर्ल्ड है इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो होते हैं कैपिटलिस्ट लोग, मतलब जिनके पास इंडस्ट्रीज है, जिनके पास मतलब सारा पैसा है, और दूसरे हैं वर्कर क्लास जो इनके लिए काम करती है। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि भाई ऐसा कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ये जो है वर्कर्स को जो है उनका जो राइट पे है वो देना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो विलिंगली नहीं देंगे तो हमारे को आर्म स्ट्रगल के थ्रू ही जो है ये जो क्लास है, जो कैपिटलिस्ट की क्लास है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो मतलब वो खुल के कहते थे कि भाई आर्म स्ट्रगल के थ्रू ही जो है ये क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट को खत्म किया जा सकता है और वर्कर्स का रूल आ सकता है। ये है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी मोटा मोटा। अब इसी आइडियोलॉजी को माओ ने उठाया, लेकिन माओ ने यह देखा कि ये जो आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी बनी थी जर्मनी में। जो जर्मनी क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर वर्कर्स और कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात की गई थी। लेकिन माओ ने देखा कि भाई चाइना तो पूरा एग्रीकल्चर या एग्रीरियन इकोनॉमी है। तो उसने क्या किया? उसने वर्कर्स के साथ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ जो है पीजेंट्स को भी जोड़ दिया। मतलब उसने ये बोला कि वर्कर्स और पीजेंट दोनों को मिलकर जो है आर्म स्ट्रगल करना पड़ेगा। और किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? एक तो होगा इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरा उसने बोला कि जमींदारों के अगेंस्ट। अब इंडिया क्योंकि एग्रीरियन इकोनॉमी है तो उसको जो है जो ये मार्क्स की आइडियोलॉजी से ज़्यादा बेटर जो है माओ की आइडियोलॉजी लगी। इसी वजह से ये लोग जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसको माओइस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, इसलिए इनको नक्सलाइट और माओइस्ट दोनों कहा जाता है। तो ये थी आइडियोलॉजी के बाद। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। अब जो सीपीआई थी ना उसके अंदर दो टाइप के लोग थे। एक जो थे वो कोर आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे, वो कहते थे कि भाई आर्म स्ट्रगल करना चाहिए, हम जो है जब तक हम आर्म स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक हम रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे, तब तक जो है पूरे इंडिया में चेंजेस नहीं आ सकते। और दूसरा था दूसरे लोग जो इलेक्शन लड़कर अब जो है एमपी एमएलए बन चुके थे या सीएम तक बन चुके थे। अब उनको ये लगता कि भाई हम एमपी और एमएलए इतनी सारी प्रिविलेज मिली हुई है, अगर हम आर्म स्ट्रगल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर बैन लग जाएगा, हमारे ये जो पोजिशन है ये जा सकती है। इस वजह से क्या हुआ कि जो सीपीआई थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक जो वॉयलेंस को सपोर्ट करती थी वो बन गई सीपीआई एमएल यानी कि सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिन। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने नक्सलबरी जो गांव था वहां पे जो लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे उनके साथ हाथ मिला लिया, उनको बोला कि हम इस स्ट्रगल को आगे लेकर चलेंगे। इसी वजह से जो नक्सलाइट मूवमेंट थी जो नक्सलबरी गांव से निकले थी ये इतनी ज्यादा बड़ी बनी। अब आगे की बात कर लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से ऑपरेट करते थे। सीपीआई का ये कहना था कि भाई हमारा जो ऑपरेशन होगा वो हम सीक्रेटली करेंगे, हम अंडरग्राउंड लेकर करेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा भगत सिंह को, वो जो रेवोल्यूशन करते थे वो अंडरग्राउंड लेकर करते थे। मतलब कि वो लोगों की जो आई साइट्स थी, जो लोगों उनको देख सकते थे या समझ सकते थे, उनसे दूर रहकर काम करते थे। मतलब लोगों को पता था चले कि भाई वो चुपचाप से क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हम अंडरग्राउंड रहकर काम करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि जो हमारी पावर है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जिनके ऊपर ये जो जमींदार हैं जो इतना ज़्यादा वो करते हैं, एट्रोसिटी करते हैं, हमें उनको अपने साथ लेना है। और ये लोग रहते हैं रूरल एरियाज में या जंगलों में, तो हमें जंगल्स में से जो है ये स्ट्रगल स्टार्ट करनी है। तो मतलब कि एक तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा जो कैडर होगा वो इस जंगलों के रहने वाले ट्राइबल लोग होंगे और उन्हीं को हमें जो है आगे लेकर चलना है, क्योंकि हम जंगलों को अच्छे से पहचानते हैं और वो ही हमारी स्ट्रेंथ होगी। फिर तीसरी चीज ये होगी कि भाई आप लड़ेंगे तो, लेकिन लड़ने के लिए आर्म्स कहाँ से आएंगे? तो इन लोगों ने बोला कि हमारे को जो ट्रेडिशनल वेपन्स है ना उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। वैसे उनका सोचना इसलिए था क्योंकि ये जो गन्स हो गए या सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो गए ये आज आपके पास हैं, कल शायद ना हो, और एक बार अगर आपने वेपन यूज कर लिया तो आप उसके गुलाम हो जाते हो। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ये कुल्हाड़ी हो गया या गुलेल वगैरह हो गई, इसको हम यूज करेंगे जो हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, और हम कभी भी जो है ये गन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इस वजह से हमारी सप्लाई कभी नहीं रुकेगी और हमारा जो स्ट्रगल है वो लंबा चलेगी। इस एंगल से जो है इन्होंने लोगों को ज्वाइन करना स्टार्ट किया। उन्होंने हालांकि बोला कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेंगे, जो कि आगे जाके इन्होंने सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 वगैरह ये सब वेपन लिए भी, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने ट्रेडिशनल वेपन से लड़ना स्टार्ट किया था।
अब लोगों को इन्होंने जोड़ना कैसे स्टार्ट किया, तो ये क्या करते थे कि मान लीजिए कि किसी गांव में जाएंगे, वहाँ पर जो एक पीजेंट होगा उसको जमींदार जो है सता रहा होगा, तो ये जाकर छुपके से उसके कान में जाके बोलेंगे कितना अच्छा होता अगर ये जमींदार मर जाता। और अगर उस लेबर के या उस पीजेंट की आंखों में चमक देखते थे तो ये समझ जाते थे कि भाई ये हमारा कैडर बन सकता है। इस तरीके से इन्होंने अपना कैडर बनाना स्टार्ट किया। फिर दूसरी चीज थी कि भाई ये लोग हैं, लोग भी इनके साथ जुड़ने चाहिए, और लोग तभी जुड़ेंगे जब लोगों की बात होगी या लोगों के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे। तो इन्होंने अपनी रॉबिनहुड इमेज बनाना स्टार्ट किया। ये लोग क्या करते थे कि जैसे सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं आता, या फिर सरकारी स्कूल है उसमें टीचर नहीं आता। तो इन लोगों ने क्या किया, गन के दम पर जो है डॉक्टर्स को बुलाना स्टार्ट किया, टीचर्स को बुलाना स्टार्ट किया। तो अब लोग देखने लगे कि भाई हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आना स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे दवाइयाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, और जो है हमारे स्कूल में जो है टीचर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये लोग बहुत खुश हुए, और ये लोग जो है फिर माओइस्ट के या नक्सल जो लोग थे उनकी तरफ जो है इन्होंने झुकना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोग जुड़ने लगे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो जमींदारों से लैंड लेते थे ये जो है लोगों के अंदर बांट देते थे। तो लोग और भी ज़्यादा खुश होने लगे, क्योंकि वो जो लैंडलेस पीजेंट है उसको अगर लैंड मिल जाए तो उसके लिए तो भगवान नक्सल ही हो जाएंगे ना। इसलिए ये लोग जो है और ज़्यादा उनकी तरफ पहुंचने स्टार्ट हो गए। इसके साथ साथ ये क्या देखते थे, ये देखते थे कि भाई ऐसा कौन सा जमींदार है जिसने जो एट्रोसिटी की है और जो अत्याचार की जो है इंतहाई पार कर ली। तो ये क्या, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एक आंध्र प्रदेश का एक जमींदार था। अब किसी किसान ने उसका जो है कर्जा नहीं चुकाया होगा, तो वो उसके घर पे जाकर उसकी बेटी और जो बीवी थी उन दोनों को उठा करके ले जाता है और उनके साथ रेप करके उसके बाद उनको वापस छोड़ता है। अब ये बात जब इन नक्सलाइट्स को पता चली तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जो जमींदार था उसके पास गए, उसके घर में घुसकर उसकी बीवी के सामने उसका गला काट दिया, और उसके बाद अपने गाँव में आकर दिखाया कि भाई हमने देखो उस जमींदार का ये हाल किया है। अब इस वजह से जो जिस आदमी के ऊपर आपने इतनी एट्रोसिटी, जमींदार ने इतनी एट्रोसिटी की थी, वो तो एकदम से इनको अपना भगवान मानने लग जाएगा। इस तरीके से लोग जो है उनके साथ जुड़ने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो है बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाते थे। मान लीजिए अगर पुलिस लोगों के बीच में जाएगी और पूछेगी कि भाई कोई नक्सलाइट तुम्हारे एरिया में छुपा हुआ है, तो ऑब्वियसली लोग हमेशा मना ही करेंगे। इस वजह से कभी इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तो इस तरीके से लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन्हें पता था कि अगर अपनी मूवमेंट को लंबे टाइम तक चलाना है तो लोगों के अंदर जो है एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उनके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, ये गांव में जाते थे, इनके वॉलंटियर्स जो है वो गांव में जाते थे, और जब शाम के टाइम जब अपना खेती वेती करके लोग आ जाते थे फिर उनको ये कम्युनिज्म के बारे में समझाते थे, उनकी अच्छी बातें बताते थे कि रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं उसके बारे में बताते थे। इनका जो कंसेप्ट था वो था टोटल एनिहिलेशन ऑफ क्लास। इसमें ये कहते थे कि भाई ये जो जमींदारों की जो क्लास है ना, इसको हम टोटली जो है खत्म कर देंगे। अब जब ये ऐसी बातें बोलते तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे, वो रेवोल्यूशन के लिए एकदम तैयार हो जाते थे कि हाँ भाई ऐसी ज़िंदगी से तो बेटर है वो ज़िंदगी जिसमें हम लड़ के अपना हक ले सकें। इनका ये कंसेप्ट था कि भाई कुछ जमींदारों को हम मारेंगे और उनको देख के जो बाकी जमींदार है अपने आप भाग जाएंगे। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो है इंडिया के ऊपर पीजेंट्स का रूल हो जाएगा। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। अब इसीलिए आप नोटिस करना कि ये जो नक्सल एरिया होता है वहाँ पर कभी भी ये नक्सलाइट जो है डेवलपमेंट नहीं आने देना चाहते। जैसे वो बिजली नहीं आने देना चाहते, रोड नहीं आने देना चाहते, कुछ फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इनके लॉजिक है। ये इन लोगों का ये कहना है कि मान लीजिए अगर बिजली आ गई, अब बिजली के साथ साथ जो है टीवी भी आएगा। अब जो पीजेंट होगा जब वो खेत से वापस लौटेगा तो वो जो है अपना शाम को बैठकर जो है बच्चों के साथ जो है वो कोई टीवी प्रोग्राम देखेगा, वो क्योंकि सास भी कभी बहुती का सीरियल देखना स्टार्ट कर देगा। और ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते थे कि भाई वो जब काम करके आए उसके बाद हमारे पास आ जाए और हम इसको फिर रेवोल्यूशन के बारे में जो है सिखाएं और इनके अंदर जो हमेशा अपनी आइडियोलॉजी जो है वो डाल के रखें। लेकिन अगर टीवी आ जाएगा तो ये सीरियल आएंगे, लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे और बंदा सोचेगा कि यार शाम को अपना आराम से बैठ के टीवी देखता हूँ, ये रेवोल्यूशन की बातें तो छोड़ो। अब इस वजह से वो कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने देना चाहते। इसके साथ साथ वो कभी रोड नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर रोड आएंगी तो रोड पे बस चलेंगी या गाड़ियाँ चलेंगी। उसके बाद जो ये लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इनको समझ में आएगा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो जॉब्स हो रही हैं, कितनी सैलरीज मिल रहे हैं, ये सब उनको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो सोचेंगे कि भाई ये रेवोल्यूशन का पाथ छोड़ो और डेवलपमेंट के रास्ते पर आते हैं। इसीलिए वो इंडस्ट्रीज भी नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इंडस्ट्री आएंगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। अब जब वो इंडस्ट्री में काम करेंगे तो इनको एक रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जब आपको रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो बंदा ये सोचेगा कि भाई मैं पैसे जोड़ता हूँ अपनी उसके लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, मैं क्यों ये रेवोल्यूशन के रास्ते पर जाऊँ।
इस वजह से जो है ये नक्सलाइट जो लोग होते हैं, ये इस एरिया में कोई भी बाहर से जो है डेवलपमेंट नहीं लाने देना चाहते। जैसे वो बिजली नहीं लाने देना चाहते, रोड अगर बनती भी है तो उसको तोड़ देते हैं, किसी इंडस्ट्री को आने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जो रेवोल्यूशन की जो आग है वो लोगों के अंदर जलती रहे। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। और इसके साथ साथ ये बड़े टाउन्स में भी, मतलब दिल्ली जैसे शहर में भी इनकी आइडियोलॉजी पहुंचने लगी थी। जैसे एक एग्जांपल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 8 बच्चे थे, मतलब बड़े बड़े घर के बच्चे सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ते थे। उसमें से 6 लोग तो जो IAS हैं उनके बेटे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट से इतना ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गए और उनको जाकर ज्वाइन कर लिया। हालांकि एक हफ्ते में उनको समझ में आ गया कि भाई नक्सलाइट आइडियोलॉजी और नक्सलिज्म की ज़िंदगी जीना जो है बहुत टफ होता है। इस वजह से वो वापस आ गए जब उन्होंने देखा कि हार्डशिप कितनी ज़्यादा होती है। तो ये बताता है कि मतलब इनकी आइडियोलॉजी कितनी स्ट्रांग थी और ये लोगों के अंदर कॉन्स्टेंटली जो है अपनी आइडियोलॉजी डाल के रखते थे ताकि वो इस मूवमेंट के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहे। अब बात करते हैं कि भाई ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे, एक टाइम पर 30% एरिया जो था वो पूरे इंडिया का कवर करते थे, CM तक को असैसिनेट करने पहुंच गए थे। ये क्या करते थे कि जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट का जेल है जिसके अंदर माओइस्ट जो है उन्होंने पकड़ रखे हैं, तो जेल पर ही हमला करते थे और अपना साथियों को छुड़ा कर ले जाते थे। DMs को किडनैप कर लेते और बोलते थे कि हम DM को तभी छोड़ेंगे जब आप हमारे इतने लोग छोड़ोगे, और ऐसा होता भी था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भाई ये इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई ये जब इतने पावरफुल थे तो फिर आज की डेट में डिक्लाइन में क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये लोग थे, जो नक्सलाइट लोग थे, अब इन्होंने ही जमींदारों की जो है स्पेस ले ली थी। क्योंकि ये जो नक्सलाइट लोग थे, जो कम्युनिस्ट लोग थे, इनकी जो है इंटरनेशनल बैकिंग होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इनको बैक करने लगी, श्रीलंका वाले बैक करने लगे, इनको जो आर्म्स है LTTE से मिलने लगे। अब जब आपको आर्म्स लेने हैं तो भैया आपको पैसा भी चाहिए, तो यही लोग जो थे वो जो जिस गांव को ये कंट्रोल करते थे उन्हीं से अब पैसा जो है वसूलना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ जैसे इनको पता चलता कि भाई इनमें से कोई आदमी जो है पुलिस का इन्फॉर्मेंट है, उसको सरेआम सबके बीच में जो है जान से मार देते। इवन इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। अगर कोई आदमी वोट दे आया और उन्होंने उसके हाथ पे इंक देख ली तो सबके सामने उसकी उंगलियां काट देते थे। मतलब कि जमींदारों की जो जगह थी वो इन्होंने ले ली थी, उनसे पैसा भी ये कमा रहे थे ये जो नक्सलाइट लोग थे, उसके साथ साथ उनके अंदर भय या फियर भी पैदा कर रखा था। अब होता क्या है कि अब जब इस तरह की चीजें इन लोगों ने देखना स्टार्ट किया और ऊपर से इनको जब लोगों को पता चलना स्टार्ट किया कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है, आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ लोग जाके जब बताते थे कि भाई अगर बिजली आती है या डेवलपमेंट आती है, इंडस्ट्री आती है, तो उसको ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो ये लोग अब माओइस्ट आइडियोलॉजी से जो है, मतलब इन नक्सल आइडियोलॉजी से जो है दूर होना स्टार्ट हो गए। अब जब वो दूर होना स्टार्ट हो गए तो ये इनका अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अब यही लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते थे ताकि वो अपने गांव से नक्सलिज्म को खत्म किया जा सके। इस वजह से काफी बड़े स्केल पर जो है अब जो है ये नक्सलाइट लीडर जो है पकड़े जाने लगे। ऊपर से पुलिस के पास जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए थे, जैसे नाइट विजन कैमराज आ गए थे। इसके साथ साथ एक कोबरा नाम की एक CRPF की स्पेशल बटालियन थी जो इनके साथ लड़ने के लिए बनाई गई थी। फिर ऊपर से ड्रोन्स आ गए थे। अब ड्रोन से जो है, जैसे जंगल में एक्सेस करना पहले बहुत मुश्किल होता, लेकिन ड्रोन से वो एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। इस वजह से क्या हुआ कि अब ये जो नक्सल के जो एक एक करके लीडर्स थे उनको अब पुलिस ने और जो CRPF थे उन्होंने मारना स्टार्ट किया। अब जब एक एक करके बड़ा लीडर मरना स्टार्ट हुआ तो कैडर का मोराल जो है पूरा डाउन हो गया। उन्होंने सोचा कि भाई इससे बढ़िया है कि आर्म्स डाल ही देते हैं, क्यों इस जंजाल में पड़ना, क्योंकि इसका जो अंत है वो मौत ही हो रहा है। इस वजह से उन्होंने जो है सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया बहुत बड़े स्केल पे। आज की डेट में ये है कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये ऑलमोस्ट अपने डिक्लाइन पर है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये मूवमेंट अब डिक्लाइन पर है, लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पॉवर्टी की वजह से। ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जब जमींदार जो था वो जो पीजेंट के ऊपर एट्रोसिटी करता था, उस वजह से। अब वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो आज की डेट में ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जो उसका रूट कॉज है, यानी कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनडेवलपमेंट, वो अगर रेक्टिफाई नहीं किया गया, सरकार ने उसको ठीक नहीं किया, तो ये मूवमेंट फिर से खड़ी हो जाएगी किसी और रूप में। इस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने ये मूवमेंट को तभी हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं जब इनके जो रूट कॉज है, जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और आपका जो अंडर डेवलपमेंट है, उस चीज़ को हम रेक्टिफाई कर सकें। हालांकि सरकार काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रही है, लेकिन और प्रोग्रेस होनी चाहिए।
अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसी और वीडियो अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।